आप आगे ही आ जाएं बेटा, यहाँ तरुण के बगल में आ जाइए। लिखा दिए थे। ठीक ठीक ठीक, साथ साथ देखते रहिएगा, साथ साथ रिवाइज करिएगा इन सब चीजों को। कुछ भी अभी मत छोड़िएगा कि एग्जाम के पहले हम अचानक देखेंगे सब हो जाएगा। जो रोज करते हैं उन्हीं का तैयार हो पाता है। इस क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस से एकदम काम नहीं आता है। अच्छा 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 अच्छा, है तो बड़ी सरल सी चीज, लेकिन उत्तर प्रदेश के पहले 4 चीफ मिनिस्टर्स के नाम भी लिख लिए थे अजीत। ठीक है, तो ये चीजें हो गई थी। उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो देश के राष्ट्रपति बने, नाम की चर्चा हो गई थी। चलिए अति उत्तम, अब आगे बढ़ते हैं। कालागढ़ डैम है किस जिले में? आलोक, बगल तक पहुंच गए हैं, एक कदम आगे बढ़ाएंगे उस जिले में आ जाएंगे आप। उस जिले के बगल में, बिजनौर में। ठीक, बैठ जाइए। थोड़ा साथ साथ देखते रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। मैप सामने रख लीजिए यूपी का सब लोग, और जैसे ही ये पूरा हो इसका फोल्डर बन जाएगा, तब डाल देंगे ऐप पे पूरा होने। बाकी आप इसको जैसे ही पूरा हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो देख लीजिएगा। ये तो बताया ही था आपसे कि आप इसको तैयार जब करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स की क्लास को मिला के ही पढ़िएगा। जैसे यूपी का बजट तो करंट की क्लास में मिलेगा आपको, है ना, तो उससे मिला के ही इसको पढ़िएगा। और अब इसमें बहुत कुछ समझाने लायक रहता नहीं है, तो ये क्लास काफी फैक्चुअल सी हो जाती है, क्वेश्चन भी फैक्चुअल ही आते हैं। ये मैप आपके सामने होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, इसमें थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन को केंद्र बनाया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट केंद्र में है। चलिए कुछ और लाइन क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक स्थल, कल्चरल साइट्स ऑफ यूपी। इंपॉर्टेंट है, देखते हुए चलेंगे। तो एक टेबल बना लीजिए, मुझे लिखाना है, आपको याद करना है। बाएं तरफ स्थल, साइट, बीच में महत्व, इंपॉर्टेंस, और सबसे दाहिनी तरफ स्थिति, लोकेशन, यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। पहला स्थल है अहिच्छत्र, जिसको आजकल आप बरेली बोलते हैं, उसी को किसी जमाने में अहिच्छत्र बोलते थे। तो क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि किसी महाजनपद की कैपिटल थी। सानिया, किस महाजनपद की कैपिटल है? महाजनपद का नाम काम्पिल्य था कि पांचाल था? काम्पिल्य भी इसी तरह कैपिटल है, बैठ जाए। लिखें अहिच्छत्र, पांचाल प्रदेश की राजधानी, कैपिटल ऑफ पांचाल। डिस्ट्रिक्ट या स्थिति, लोकेशन के नीचे लिखें बरेली। नेक्स्ट वन काम्पिल्य, राजधानी तो ये भी है पांचाल की, लेकिन ये वराह मिहिर की जन्मस्थली है, बर्थ प्लेस ऑफ वराह मिहिर। वराह मिहिर की जन्मस्थली, बर्थ प्लेस ऑफ वराह मिहिर। जिला है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। नैमिषारण्य अगला स्थान, नैमिषारण्य
क्या बोला जाता है? दुनिया में पहली संसद यहीं बैठी थी। 88,000 प्रॉफिट्स ऋषियों ने यहीं विचार विमर्श किया था। करंट की क्लास में इसके विषय में क्या लिखाया था? करंट की क्लास में अभी कुछ रिवीजन करिए ठीक से। हाँ, यूनिवर्सिटी की स्थापना, वेद यूनिवर्सिटी बनने वाली है। मैं आपको पिछली बजट में लिखवा चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई अता पता इस यूनिवर्सिटी का नहीं है। नैमिषारण्य, महत्व इंपॉर्टेंस के नीचे लिखें। 88,000 ऋषियों की संसद, काउंसिल ऑफ 88,000 सेज, 88,000 ऋषियों की संसद। स्थिति लोकेशन सीतापुर, सीतापुर। गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर बड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, मेरठ में पड़ता है। तो इंपॉर्टेंस लिख लीजिए। धार्मिक स्थल, रिलीजियस साइट, मीरुत, मेरठ। देवी पाटन, देवी पाटन किसने स्थापना की थी इसकी, देवी पाटन की? शाबाश बेटा, गुड। देवी पाटन, पाटेश्वरी देवी का मंदिर, टेम्पल ऑफ गॉडेस पाटेश्वरी, गोंडा, गोंडा। मगहर, यहां संत कबीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। मगहर, संत कबीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। संत सेंट कबीर was disappeared at same place, was disappeared at same place। संत कबीर नगर, अभी इसको एक जिला बना दिया गया है, संत कबीर नगर। नेक्स्ट वन, देवा शरीफ, देवा शरीफ, ये बहुत बार पूछा गया। हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है वहाँ। सारा प्रबंध हिंदू लोग करते हैं। ये अवध की बड़ी ग्लोरियस परंपरा या ट्रेडिशन है कि गोमती के तट पे हनुमान जी के मंदिर पर जो छत्र है और कलश है वो वाजिद अली शाह ने चढ़वाया था सोने का, हनुमान जी के मंदिर पर। और देवा शरीफ का मैनेजमेंट हिंदू लोग करते थे। तो लिख लीजिए जरा, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह, दरगाह ऑफ हाजी वारिस अली शाह, बाराबंकी, बाराबंकी। मिश्रिक, मिश्रिक नाम तो सभी ने सुना होगा। महर्षि दधीचि का आश्रम, सेटलमेंट ऑफ सेज दधीचि, महर्षि दधीचि का आश्रम, सीतापुर, सीतापुर। शाकंभरी, शाकंभरी, शाकंभरी देवी का मंदिर। जब आपको प्री मेडिवल पढ़ाया गया तो किसी एक राजवंश की एक कुल देवी थी। किस राजवंश की थी? हाँ ठीक, शाकंभरी देवी का मंदिर, टेम्पल ऑफ गॉडेस शाकंभरी। सहारनपुर, सहारनपुर। कौशाम्बी थोड़ा ज्यादा पूछा गया है। बौद्ध और जैन धर्म का तीर्थ स्थल, पिलग्रिम ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। 84 गुंबज, कुछ बच्चों को कहा था जाके देख के आओ। कौन कौन देखने गए थे? कुछ लोगों को देखा, और किसको कहा था जाके देख के आना? इसको बोलते हैं ब्रैकेट में लोदी शाह का मकबरा।
जब यहां से आप जाते हैं ना कालपी, वहीं कालपी में है ये, और एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है किस लोदी का जो है मकबरा है। ये लोग मानते हैं कि ये शायद महमूद लोदी का हो सकता है। ये बहुत भव्य इमारत है, बस यही हाईवे पे है। इसमें शतरंज के आकार का बनाया गया है। ये गुंबद टूट गया तो इसको एएसआई ने जैसे कटोरा उलट के रख दिया हो, बर्बाद कर दिया है। अगर खंडहर ही रहता, चूंकि हम लोगों ने खंडहर रूप में भी देखा है, अभी ये ऐसे बना दिया गया है। ये गुंबद का कोई रूप ही नहीं है। न तो इनके पास कारीगर रहे होंगे और न तो खर्च करना चाहते होंगे। गुंबद ऐसे बनते। इसके अगल बगल 84 कब्रें और हैं, यहाँ पूरे कई किलोमीटर के इलाके में फैली हुई। बहुत प्रसिद्ध स्थल है। यहीं बगल में कालपी में यहीं ब्रह्मा जी का मंदिर है। बीरबल की जागीर थी यहाँ, लिख लीजिए। 84 गुंबज, लोदी शाह का मकबरा, टॉम्ब ऑफ लोदी शाह, कालपी। व्यास टीला, समझ गए होंगे, महर्षि व्यास से जुड़ा हुआ है। व्यास टीला, महर्षि व्यास। कालपी, कालपी। जब आप ट्रेन से भी जाएंगे झांसी साइड में, जैसे ही यमुना जी पड़ेंगे ये सब दूर से दिखने लगते हैं ट्रेन से। नरसिंह टीला, नाम से स्पष्ट है नरसिंह भगवान का मंदिर है वहां। नरसिंह टीला, कालपी, कालपी। 52 इमली, ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। कानपुर में बूढ़ा बरगद जो नाना राव पेशवा पार्क में था, गिर गया है। 52 इमली फतेहपुर में है। 52 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने एक साथ यहाँ फांसी पे लटकाया, इसीलिए इसको बोलते हैं 52 इमली। तो लिख लीजिए फतेहपुर। और ब्रैकेट में और बीच में 1857 की क्रांति के लिए प्रसिद्ध, फेमस फॉर रेवोल्यूशन ऑफ 1857। 1857 हेडिंग डालिए। उत्तर प्रदेश के मेले, फेयर्स इन यूपी। उत्तर प्रदेश के मेले, फेयर्स इन यूपी। सबसे ज्यादा मेले आपको बताए गए थे, कहाँ लगते हैं? हाँ अनूप, मथुरा में। लिखें, सबसे ज्यादा मेले मथुरा में आयोजित किए जाते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ फेयर्स आर एग्जीक्यूटेड एट मथुरा। कुछ प्रसिद्ध मेले इस प्रकार हैं। और फ्यू रिनाउंड फेयर्स आर, इनको तैयार कर लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। कुछ प्रसिद्ध मेले इस प्रकार हैं। बाएं तरफ मेला, दाहिने तरफ डिस्ट्रिक्ट, जिला। फेयर और डिस्ट्रिक्ट, जिला। कबीर मेला, कबीर मेला। मगहर संत कबीर नगर, मगहर संत कबीर नगर। नक कटैया, ये पूछा जा रहा है आजकल खूब। नक कटैया, वाराणसी, वाराणसी। रामायण मेला, चित्रकूट, किसने शुरू करवाया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। रामायण मेला, चित्रकूट। हरिदास जयंती, हरिदास फेस्टिवल, वृंदावन, वृंदावन। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला। ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पशुओं का ये सबसे बड़ा मेला है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की यही जन्मस्थली है। आगरा के बाह में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। तो बटेश्वर मेला जहां आपने लिखा, ब्रैकेट में लिख लेंगे पशुओं का मेला, एनिमल फेयर। आगरा, आगरा।
पशुओं का मेला। नौचंदी मेला, नौचंदी फेयर, मेरठ मीरुत, सैयद सालार गाजी का उर्स, इस साल ये बहुत चर्चा में रहा। सैयद सालार गाजी का उर्स बहराइच, इस बार प्रशासन ने आयोजन नहीं होने दिया है। गोला गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, मक्कनपुर मेला, इसकी कोई खासियत सहित बात बताए। हर ट्रकर वहां जरूर रुकेगा और वहां दर्शन करेगा, चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो। शाबाश। मक्कनपुर कानपुर, कोई भी किसी भी धर्म का, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी ट्रकर हो, आप पूछ लीजिएगा। कानपुर आएंगे तो वहां रोकेंगे, वहां जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। मदार शाह की दरगाह है वहां, मक्कनपुर कानपुर, ब्रैकेट में मदार शाह लिख लीजिएगा। जब आयोजित होता है तो जिलाधिकारी को भेजा जाता है कि आप जाके शुरुआत करवाइए इसकी। ढाई घाट का मेला, ढाई घाट का मेला, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, बल सुंदरी मेला, बल सुंदरी मेला, अनूप शहर, अनूप शहर, अनूप शहर कहाँ है? बुलंदशहर में, तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा। गोविंद सागर मेला, गोविंद सागर मेला, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। अगला वाला ज्यादा पूछते हैं, सुलह कुल महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव, आगरा, आगरा। चलिए अगला भी खूब पूछते हैं, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, फोक डांस ऑफ यूपी, फोक डांस ऑफ यूपी। जब आम जनता नृत्य करे तो फोक डांस होता है, उसका कोई नियम नहीं होता है, कोई क्लासिक नहीं होता है, जैसे आपकी इच्छा वैसे करिए। लिखें धीवर नृत्य, धीवर जनरली मछुआरों को कहते हैं। धीवर नृत्य डेस करके कहार जाति द्वारा, कहार जाति द्वारा, बाई कहार कास्ट। सैरा नृत्य, सैरा बुंदेलखंड के किसान, फार्मर्स ऑफ बुंदेलखंड। धुरिया नृत्य, धूल से बना है ये, धुरिया, धुरिया नृत्य, बुंदेलखंड के कुम्हार, पॉटर्स ऑफ बुंदेलखंड। चरकुला, ये कई बार पूछा गया है, चरकुला, ब्रज, ब्रज, मथुरा आगरा के आसपास का क्षेत्र ब्रज कहलाता है। छोलिया नृत्य, छोलिया नृत्य, अभी विशुद्ध कागजी रूप है राजपूतों द्वारा। ऐसा तो होता नहीं कि राजपूत कहीं अलग से रह रहे हैं, सब साथ ही रहते हैं। हम लोगों ने तो कभी व्यवहारिक जीवन में नहीं देखा कि वो कोई नृत्य ऐसा कर रहे हैं, फिर भी लिखा है, तो लिख लीजिए राजपूतों द्वारा, बाय राजपूत। नटवरी नृत्य, नटवरी उत्तर प्रदेश के अहीर, उत्तर प्रदेश के अहीर, अहीर कास्ट ऑफ यूपी। पाई डंडा,
पाई डंडा, बुंदेलखंड के अहीर, बुंदेलखंड के अहीर। एक और लिख लीजिए, छपेली, छपेली नृत्य, छपेली नृत्य। अब ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये छपेली जो है कोई खास पर्टिकुलर क्षेत्र में चले। जब कभी उत्तराखंड हुआ करता था तो वहां के नैनीताल के रीजन में चलता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का अभी भी इसको लिखा है। किताब तो आप जानते ही नहीं, से बना देंगे। एक किताब उठाई और उसी किताब से कुछ क्वेश्चन उठाया और बना दिया, उनको कोई मतलब नहीं है स्थिति को जानने के लिए। तो लिख लीजिए जरा, मूल रूप से कुमायूं उत्तराखंड का नृत्य, ये जरूर लिख लीजिएगा, आपको सच मालूम होना चाहिए। मूल रूप से कुमायूं उत्तराखंड का नृत्य, बेसिकली डांस ऑफ कुमायूं उत्तराखंड। अगला लिख लें, उत्तर प्रदेश के लोकगीत, लोकगीत, फोक म्यूजिक ऑफ यूपी। बिरहा, ये बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। कोई भी व्यक्ति उठकर और बिरहा के एक प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताए पूरे यूपी में, बिरहा के एक प्रसिद्ध कलाकार का नाम। एक, हाँ नहीं बेटा, वो शामता प्रसाद में तबला बजाते थे, थोड़ा याद रखना चाहिए ना। बिरहा ईस्टर्न यूपी में बहुत चलता है। और एक बार एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको सुनने का बड़ा शौक था। बड़ी अच्छी ट्यून इसमें रखी जाती है, लोग झूमने लगते हैं, तो जाके पीछे खड़े होके सुनने लगे। अब सुनते समय कुछ लोग वहाँ, सभी थोड़ी सुनने वाले होते हैं, अब क्लास में ही बैठे सभी थोड़ी मन लगा के पढ़ ही रहे हैं कोई। तो उस स्थिति में कुछ लोग हुड़दंग कर रहे थे, उन्होंने डपट दिया। वो भूल गए कि मैं अकेले हूँ और आम आदमी की तरह पीछे खड़ा हूँ, तो उन्होंने पीट दिया। बाद में पता चला कि जब तुरंत तो पीछे गए, उनका आवाज़ था, वहीं उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, बुलाया, तब तक वो गायब हो गए थे। बिरहा में कभी आप देखिएगा कई लोगों को यश भारती मिला, राम कैलाश यादव, हैदर, गुल्लू, ये सब बड़े फेमस नाम हैं। अगर आप कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ड्यूटी पाते हैं तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, तो इन सब चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट होता है, स्वतः आपको लोग सहयोग देने लगते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि साहब मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान दिख रहा है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे तो इसको विरह से बना है बिरहा, लेकिन बड़ी तमाम प्रकार की फिल्मी ट्यून्स लगा के गाया जाता है, तो बहुत जोशीला माहौल बन जाता है। बिरहा, कजरी। अब कजरी के लिए कौन सा इलाका प्रसिद्ध, मैं कई बार बता चुका हूं। बुंदेलखंड में कजरी के दिन ही वो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, एक सरोवर के तट पर जब आल्हा उदल और पृथ्वीराज की सेनाएं टकराई थी, इसीलिए कजरी महोत्सव वहां का ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। चैती, चैत में यानी नया वर्ष ये जो शुरू हुआ है इसमें यूज करते हैं। चैती, सोहर, सोहर तो सुना होगा, कब होता है? बच्चे के जन्म के समय होता है। ठीक है, बैठ जाइए। आल्हा, इसकी तो इतनी प्री मेडिकल क्लास में चर्चा हो गई कि अब दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पूरन भगत, पूरन भगत, रसिया, रसिया, और आखिरी भर्तृहरि। भर्तृहरि कौन थे? उनके नाम पे थोड़ी शुरू हो गई। राजा भोज के, हाँ, और क्या खासियत थी? 3 शतक लिखे थे, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, आपको बड़ा अजीब लगेगा जो श्रृंगार शतक लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं कि लगता है कोई बड़ा रसिक व्यक्ति होगा, और वैराग्य शतक लिखते हैं तो लगता है जनक की तरह बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे।
थोड़ा याद रखा करें, अपने आप को एक्सक्लूसिव बनाएं, वन लाइनर नहीं, केजी पीजी 1 2 से क्लास 1 2 की क्लास में नहीं बैठे हैं आप कि बस ये लाइन बस टिक कर लिया, इतने से कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश में संगीत से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्तित्व, फ्यू prominent personalities related to music. शांता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज, अभी करंट की क्लास में इनकी चर्चा किसी कारणवश हुई थी। कोई एक नामी शख्सियत जिनकी डेथ हुई वो इन्हीं के वंशज थे। हाँ, शांता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज तबला सम्राट के नाम से जाने जाते थे। ये पूरा खानदान पिछले 300 वर्षों से कल्चर के लिए ही प्रसिद्ध है। अभी बिरजू महाराज की जब डेथ हुई वो यहीं के थे। प्रयागराज जिले में एक तहसील है हंडिया, वहीं से ये लोग जुड़े हुए हैं, बहुत फेमस जगह है वो। नेक्स्ट वन, बिंदादीन लिखें। वाजिद अली शाह के दरबार में कथक के नर्तक और ठुमरी के गायक, डांसर ऑफ कथक एंड सिंगर ऑफ ठुमरी इन कोर्ट ऑफ वाजिद अली शाह। कोई एक प्रसिद्ध ठुमरी गायिका जो आपने नाम सुना हो बता दीजिए, थोड़ा याद रखेंगे। चलिए मान लिया, वो तो बहुत फेमस हैं भाई, लता जी के बाद रखी जाती हैं। और बताइए, बेगम अख्तर, शोभा गुरटू, है ना। आप सिर्फ ठुमरी डाल दीजिए यूट्यूब पे, एक से बेहतरीन ठुमरी की खासियत एक अच्छा सा शेर होगा, गजल की स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। मैंने आज तक नहीं देखा कोई आईएएस बना हो और कल्चर की रिलेटेड चीजों पे उसका इंटरेस्ट ना हो। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करिए, फैक्चुअल और वन लाइनर मत बनिए। चलिए, गिरजा देवी बनारस घराने की ठुमरी गायिका, ठुमरी सिंगर ऑफ बनारस स्कूल, घराना भी लिख सकते हैं क्योंकि घराना ही सही शब्द है। बनारस घराने की ठुमरी गायिका बेगम अख्तर। बेगम अख्तर का और कोई परिचय दें? बेगम अख्तर तो खुद भी बहुत फेमस है, लेकिन ये है कौन? कोई इनके परिवार से जुड़ा हो? हाँ, ए.आर. रहमान। इतना सरल प्रश्न मिस कर दिया। पत्नी है, उनकी मदर है भाई। जावेद अख्तर की पत्नी तो शबाना आजमी है, और इनके पति का नाम जानिशार अख्तर। अब अगर आप जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं जानिशार अख्तर, नेट पे डालिए, आपको सारे उत्तर खुद मिल जाएंगे। बेगम अख्तर लखनऊ घराने की ठुमरी गायिका, ठुमरी सिंगर ऑफ लखनऊ घराना। बिरजू महाराज कथक नर्तक, कथक डांसर। लिखें, उत्तर प्रदेश के म्यूजियम ऑफ यूपी। पहला म्यूजियम लखनऊ में स्थापित किया गया था 1863 में। कुछ म्यूजियम को किसी खास शख्सियत के नाम पे नाम दे दिया गया। लिख लीजिए जरा। पहला म्यूजियम 1863 में लखनऊ में स्थापित किया गया। फर्स्ट म्यूजियम was set up at Lucknow in 1863। कुछ अन्य प्रसिद्ध म्यूजियम है, कानपुर में भी है म्यूजियम, ध्यान रखिएगा। कुछ अन्य प्रसिद्ध म्यूजियम है, बाएं तरफ म्यूजियम, दाहिनी तरफ स्थान, वेन्यू।
नेशनल बौद्ध म्यूजियम, उत्तर प्रदेश में 2 बौद्ध म्यूजियम है। नेशनल बौद्ध म्यूजियम कुशीनगर और गोरखपुर, कुशीनगर एंड गोरखपुर, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, अंग्रेजी में भी यही नाम, स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम, मेरठ, मीरुत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम, रामपुर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, लखनऊ, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, लखनऊ। बस थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की कृषि पर भी लिख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल ज्यादा मात्रा में। मालूम है वैसे तो कृषि की क्या स्थिति है, सब बता दिया जाएगा, किन किन फसलों में नंबर 1 है वो भी लिखा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई योजना उससे रिलेटेड है तो वो खास नजर रखिएगा, यानी करंट की क्लास से। वैसे जो आंकड़े दिए गए हैं, यूपी की 59% पॉपुलेशन को खेती से जुड़ा हुआ बताया गया। कई फसलों में ओवरऑल टोटल खाद्यान्न उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा यूपी ही करता है, 18%। टोटल होल्डिंग में ये दूसरे नंबर पे है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कुल कृषि भूमि है, राजस्थान, यूपी नंबर 2 पे है। लेकिन सबसे ज्यादा किसान परिवार वो यूपी में है, पॉपुलेशन उससे ज्यादा है ना, ज्यादा नहीं है बल्कि 3 गुना ज्यादा है। और एवरेज जो होल्डिंग है, यानी एक परिवार के पास औसत जोत, वो 0.73 हेक्टेयर है। इसमें भी उत्तर प्रदेश के 92% किसान जो है स्मॉल और मार्जिनल की कैटेगरी में है, छोटे और लघु किसान, 1 हेक्टेयर से कम मार्जिनल, 2 हेक्टेयर से कम स्मॉल। तो कुछ योजनाएं भी लिख लीजिए, जल्दी से आप लिखें। उत्तर प्रदेश की 59.3% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 59.3% population is depend on agriculture, कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के जीडीपी में कृषि का योगदान 27% है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स 27% in GDP of UP, कुल कृषि भूमि राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पे है। कुल कृषि भूमि राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पे है। टोटल एग्रीकल्चरल लैंड इज ऑन सेकेंड रैंक आफ्टर राजस्थान। परंतु सर्वाधिक जोत यानी किसान परिवार, उसको होल्डिंग ही बोलते हैं, परंतु सर्वाधिक जोत उत्तर प्रदेश में ही है। बट लार्जेस्ट नंबर ऑफ होल्डिंग्स आर इन यूपी। Largest number of holdings are in यूपी। उत्तर प्रदेश के 92% किसान सीमांत और लघु श्रेणी में है। 92% फार्मर्स आर इन सीमांत एंड मार्जिनल एंड लघु स्मॉल कैटेगरी। उत्तर प्रदेश निम्न फसलों के उत्पादन में या निम्न उत्पादों के उत्पादन में पहले स्थान पे है। यूपी इज ऑन फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स: गेहूं, व्हीट,
जौ बार्ले, गन्ना शुगर केन, आलू पोटैटो, मशहूर अंग्रेजी में भी मशहूर, आम मैंगो, मटर पीज और दूध एंड मिल्क। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 19% उत्तर प्रदेश में किया जाता है, घटता बढ़ता रहता, 18-19-20, 18-19-20। 19% of total food grain production is done in UP, किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा ही पूछ रहे हैं। There are 9 agroclimatic zone in UP, 9 agroclimatic zone in UP। बाराबंकी और गाजीपुर प्याज के सबसे बड़े उत्पादक हैं। बाराबंकी एंड गाजीपुर are the biggest producer of onion, आलू अनुसंधान केंद्र पोटैटो रिसर्च सेंटर बाबूगढ़ गाजियाबाद में है। पोटैटो रिसर्च सेंटर इज एट बाबूगढ़ गाजियाबाद। पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। ये बहुत पूछते हैं, पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है, अंग्रेजी में भी यही नाम है, पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। महोबा में है। फिर लिखें 2001 में किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। किसान मित्र स्कीम वाज लॉन्च्ड in 2001। फिर लिखें, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 2005 और 2013 में उत्तर प्रदेश की कृषि नीति घोषित की गई थी। एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ यूपी was declared in 2005 and 2013। अब जो लिखेंगे सब अंडरलाइन कर लीजिए। यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 में घोषित की गई। यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 में घोषित की गई। यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन 2019, अंडरलाइन करिए। फिर लिखें 2022 में उत्तर प्रदेश की कृषि नीति घोषित की गई। एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ यूपी वाज अनाउंस्ड इन 2022।
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति अंडरलाइन करिए 2022 में घोषित की गई। यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 2022 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 में घोषित की गई। 2022 में घोषित की गई। खेती के साथ ही पशुपालन को जोड़ते हैं। भारत में ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा संख्या में बफलो वो यूपी में ही है। दूध उत्पादन में भी यूपी पूरे भारत में पहले नंबर पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है। तो लिख लीजिए जरा, मवेशियों की संख्या की दृष्टि से कैटल जो किसान पालते हैं, मवेशियों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। यूपी इज ऑन फर्स्ट रैंक इन इंडिया with respect to number of cattles, with respect to number of cattles, उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, पहला स्थान है। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में ही है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बफलो आर इन यूपी। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भी विद रिस्पेक्ट टू मिल्क प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। यूपी इज ऑन फर्स्ट रैंक इन इंडिया। यूपी इज ऑन फर्स्ट रैंक इन इंडिया। हेडिंग डाल लीजिए सिंचाई, इरिगेशन। वैसे तो उत्तर प्रदेश का 81% इलाका इरिगेटेड है, पंजाब का 100% इलाका इरिगेटेड है, हरियाणा का 90% से ऊपर इलाका इरिगेटेड है। लेकिन अगर टोटल एरिया की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 रैंक पे, क्योंकि पंजाब या हरियाणा से कुल क्षेत्रफल इसका बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का करीब 75% एग्रीकल्चरल लैंड उत्तर प्रदेश की वो वेल और ट्यूबवेल से इरिगेटेड है, सिंचित है। प्रदेश में पहला ट्यूबवेल जो है 1930 में मेरठ में लगाया गया था। 15% नहरों से सिंचित है। भारत की जो सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसको बोलते हैं शारदा सहायक नहर परियोजना, अगर इसके सब कैनाल्स की भी लंबाई जोड़ ली जाए, टोटल नहर सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर, लेकिन जब उससे सब कैनाल्स जोड़ी जाती हैं तब वो कैनाल सिस्टम बन जाता है। तो ये सबसे बड़ी नहर परियोजना शारदा सहायक 12,000 किलोमीटर में फैली। उत्तर प्रदेश के 75 में से 50 जिलों में ये नहर है। तो लिख लीजिए जरा, उत्तर प्रदेश की 81% कृषि भूमि सिंचित है। 81% एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ यूपी इज इरिगेटेड, 85% कृषि भूमि सिंचित है। भारत में सर्वाधिक सिंचित भूमि उत्तर प्रदेश में ही है। लार्जेस्ट एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड इज इन यूपी। इरिगेटेड लैंड इज इन यूपी। सर्वाधिक सिंचित भूमि उत्तर प्रदेश में ही। हालांकि पंजाब की 100% भूमि सिंचित है। 100% लैंड ऑफ पंजाब इज इरिगेटेड। 100% लैंड ऑफ पंजाब इज इरिगेटेड। उत्तर प्रदेश की 75% कृषि भूमि वेल और ट्यूबवेल से सिंचित।
75%. Agricultural land is irrigated by well and ट्यूबवेल, वेल और ट्यूबवेल से सिंचित। ब्रैकेट में 1930 में मेरठ में पहला ट्यूबवेल स्थापित किया गया था। फर्स्ट ट्यूबवेल वाज सेट अप एट मीरुत इन 1930। 15% भूमि नहरों से सिंचित है। 15% लैंड इज इरिगेटेड बाय कैनाल्स। शारदा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। शारदा कैनाल्स प्रोजेक्ट, शारदा कैनाल प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट ऑफ यूपी। लेकिन सबसे पहली नहर ईस्ट यमुना नहर 1830 में, जो आज भी काम कर रही, अंग्रेजों ने स्थापित की थी। फिर डलहौजी ने 1854 में उस नहर का उद्घाटन किया, जिसको कहते थे कि ये सभ्य समाज का इससे महत्वपूर्ण कार्य कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में इसको एक बहुत बड़े क्षेत्र में पहुंचाया गया और आप जानते हैं इसको अपर गंगेश के नाम से पुकारा जाता है। अपर गंगेश कैनाल प्रोजेक्ट, ये आपको भी नेट पर दिख जाएगा। ये अंग्रेजों के समय का मैप है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाल लाल रंग की नहर दिख रही है, यही अपर गंगेश। अलीगढ़ तक आने के बाद ये दो ब्रांच इसकी बनाई जाती थी। एक हमारे कानपुर तक आती थी। कानपुर में अगर आप कभी बारा देवी जाएंगे, उसके थोड़ा 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो उस नहर के अवशेष दिखेंगे। सब कब्जा हो चुका है। किसी जमाने में इस पे स्टीमर चलते थे और कॉटन आता था। आपको खुशखबरी एक तो मिली गई होगी, कानपुर का आखिरी बड़ा उद्योग भी कल बंद कर दिया गया। आखिरी बड़ा उद्योग कानपुर का एक ही तो चल रहा था। 10 की 10 कॉटन मिल तो ऑलरेडी बंद थी, एलएमएल ऑलरेडी बंद था। आखिरी बड़ा उद्योग चांद छाप यूरिया बनाने वाला, जिसको शुरू में डंकन्स फर्टिलाइजर, फिर इंडियन एक्सक्लूसिव लिमिटेड, आजकल उसको जेपी ग्रुप ने खरीद रखा था, KFCL बोलते थे, कानपुर फर्टिलाइजर एंड सीमेंट लिमिटेड, कल वो बंद कर दिया गया। बड़े उद्योग के नाम पे यहाँ कुछ नहीं। तो ये कॉटन पूरा इसी ब्रांच से पहुंचाया जाता था और पैरेलल एक दूसरी ब्रांच चली जाया करती थी हमीरपुर तक। तो ये देखिए, ये आपको आराम से नेट पे मिल जाएगा। नेट से ही तो निकाला गया है भाई। तो ये यूपी की अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था थी। तो लिख लेंगे जरा, ईस्ट यमुना नहर। ईस्ट यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ईस्ट यमुना कैनाल is the oldest canal of UP, is the oldest canal of UP, सबसे पुरानी नहर है। 1830 में सहारनपुर से इसे प्रारंभ किया गया। It was launched from सहारनपुर in 1830। in 1830 सहारनपुर में इसे प्रारंभ किया गया। अपर गंगा कैनाल 1842 से 54 के मध्य निर्मित की गई। बताया है ना कई बार आपको, जब पवित्र दिन आते हैं तो लोग यहाँ नहाने जाते थे। अब बड़ी दिक्कत है, अपर गंगा कैनाल जो है वहाँ नहाने जाते थे और वहाँ कुछ लोगों ने एक धंधा बना रखा है। आप देखेंगे कभी लखनऊ से सहारनपुर रूट पे जाइएगा तो ये दिखेगी, और एकदम भव्य नदी जैसी तो दिखती है। बैरिकेडिंग लगाई गई भाई, इतना भव्य इसका प्रवाह। ऐसे नहीं कि आप यहाँ चले जाएंगे गांव की नहर इतना पानी है, ऐसा कुछ नहीं। तो
इसमें लोगों का स्नान बंद करा दिया गया है। उसका कारण ये है, यहाँ एक लघु उद्योग चल पड़ा था। तमाम लोग जब यहाँ नहाते थे तो ऐसी स्थिति में ध्यान से देखेंगे, कुछ लुटेरे टाइप के लोग अंदर अंदर यहीं तैरते रहते थे। जैसे कोई पुरुष या महिला गहना पहने, उसको अंदर ही अंदर खींच लेते थे, गला दबा दिया, उसका गहना छीन लिया। ये घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। तब मकर संक्रांति और माघी पूर्णिमा और इन सब अवसरों पे यहाँ स्नान बंद करा दिया गया है, कभी ये सब मत करिए। तो ये लघु उद्योग भी बंद हो गया, इससे भी तमाम बेरोजगारी फैली होगी। अब वो बेचारे जो स्वयंसेवक थे वो हाईवेज वगैरह पे आ गए हैं, क्या करेंगे। चलिए आगे लिखें। अपर गंगेज कैनाल, अपर गंगेज कैनाल ब्रैकेट में 1842 to 54 को सभ्य संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कहा जाता था। अपर गंगेज कैनाल was the remarkable most work of civilized world। वर्तमान में कुछ अन्य प्रसिद्ध परियोजनाएं इस प्रकार हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। At present, a few other renowned projects are नंबर 1 राजघाट नहर। ऑलरेडी राजघाट परियोजना तो आप लिख ही चुके हैं, नहर भी उसी से जुड़ी हुई। राजघाट कैनाल, बेतवा नदी, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना, रिवर बेतवा, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड एमपी। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में किस नदी से मिलकर समाप्त हो जाती है? और सरल प्रश्न था भाई, बहुत ज्यादा सरल प्रश्न था। आप लोग सब एक एक प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। हाँ, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी, गुड। बेतवा नदी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना। अब इतने सरल प्रश्न कुछ तो खुद तैयार करिए भाई। मैं आपको 10 बार कम से कम जियोग्राफी में बता चुका हूं। नेक्स्ट वन, बाणसागर नहर, ये भी चर्चा हो चुकी है। बाणसागर कैनाल, सोन नदी, सोन रिवर, यूपी एमपी झारखंड, यूपी एमपी झारखंड। थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि चर्चित नहीं है ना। नगवा, नगवा कैनाल, गाजीपुर कर्मनाशा नदी, गाजीपुर कर्मनाशा नदी। रानी लक्ष्मीबाई नहर, रानी लक्ष्मी बाई नहर। बेतवा नदी झांसी, बेतवा नदी झांसी। गोकुल बैराज कई बार पूछा गया है। आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा। लौकुश बैराज, लौकुश बैराज। ये भी बताने की जरूरत है, ये कानपुर के गंगा बैराज को ही कहते हैं। कानपुर, कानपुर थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्तमान सरकार की यही एक उपलब्धि है। वो भी चल बहुत पहले से रही थी, 15 साल से
पूरी इसी सरकार के समय हुई, फीता काटने का अवसर मिल गया। तो ये जरूर लिख लीजिए, लिख मत लीजिए, इसको बॉक्स में बंद करके याद कर लीजिएगा। अर्जुन, अर्जुन सहायक नहर, अर्जुन नदी हमीरपुर, अर्जुन रिवर हमीरपुर, हमीरपुर। बस चलिए हेडिंग डालिए, उत्तर प्रदेश के पावर प्लांट्स, उत्तर प्रदेश के विद्युत गृह पावर प्लांट्स। ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के भी ढेर सारे प्लांट्स हैं और कई प्लांट ऐसे हैं जो राज्य सरकार के अपने प्लांट। जल विद्युत परियोजनाओं में बड़ी में एक सिर्फ रिहंद का ही नाम लिया जाता है। पावर प्लांट्स की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के एक जिले को ऊर्जांचल बोलते हैं। ऊर्जांचल मतलब उत्तर प्रदेश की ऊर्जा का स्रोत, सोनभद्र। तो पहली लाइन यही लिख लीजिए जरा, सोनभद्र को उत्तर प्रदेश का ऊर्जांचल कहते हैं। सोनभद्र इज नोन एज ऊर्जांचल ऑफ यूपी, ऊर्जांचल ऑफ यूपी, ऊर्जांचल कहते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एनटीसी के थर्मल पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट ऑफ एनटीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ऊंचाहार रायबरेली, ऊंचाहार रायबरेली, सोनभद्र, सोनभद्र, टांडा, ये अयोध्या के निकट है टांडा, टांडा तो ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए, अयोध्या। रिहंद, रिहंद, फिर लिखें अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। सिंगरौली, सिंगरौली, फिर लिखें एनटीपीसी के गैस आधारित पावर प्लांट। ऊपर वाले सब कोयले से चलते हैं। गैस बेस्ड पावर प्लांट ऑफ एनटीपीसी। दादरी, गाजियाबाद के निकट है दादरी। औरैया, औरैया, आंवला बरेली के निकट है, आंवला बरेली के निकट। राज्य सरकार के पावर प्लांट हैं, पावर प्लांट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर अनपरा, अनपरा ये यूपी का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। अनपरा ध्यान रखिएगा, जापान के सहयोग से बना है, सोनभद्र में ही है। लिख लीजिए अनपरा, ब्रैकेट में जापान के सहयोग से, इन कोलैबोरेशन ऑफ जापान। ओबरा, ये भी वही है, ओबरा, रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से। लिख लीजिए अनपरा के लिए ब्रैकेट में ही सबसे बड़ा, ऐसे भी लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट। अगला हरदुआगंज, हरदुआगंज अलीगढ़ में है ये, हरदुआगंज। पारीछा, पारीछा ये झांसी में, झांसी। और पनकी, कानपुर, पनकी, कानपुर। हेडिंग डालिए उत्तर प्रदेश के सोलर प्लांट, सोलर प्लांट ऑफ यूपी। इनको तैयार करिए अच्छे तरीके से, अगली क्लास में यहीं से बढ़ेंगे।